तो क्या हाल है साथियों, उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और मजे में होंगे और अपनी तैयारी मन लगा कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, और इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। और इटली का एकीकरण ये तभी संभव हो पाता है जब वहां पे राष्ट्रवादी भावना जाग जाती है या जागृत हो जाती है। और ये वहां पे राष्ट्रवादी भावना जगने के पीछे का कारण होता है फ्रांस की क्रांति और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। क्योंकि इसी घटना को देख करके यहाँ की जो पब्लिक होती है, यहाँ की जो जनता होती है, वो उससे प्रभावित होती है और अपने यहाँ भी अपने यहाँ खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने का प्रयास करती है और वहाँ जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना जागृत होती है। हालांकि इसकी शुरुआत जो है नेपोलियन ने ही कर दी थी, जो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का क्रांतिकारी व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे जरा समझते हैं उसी घटना को, जब हम आगे समझेंगे तो इसमें देखिए कुछ मुख्य बिंदु है। पहले आप ये देख लीजिए, ये हमारा इटली का एक मैप है, ठीक है। कुछ इटली कुछ ऐसा ही दिखता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ ऊपर में हमने जो 3 नाम लिखा है, एक सार्डिनिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया, ये उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हुआ करता था। ऑस्ट्रिया आपको याद होगा, यहाँ का चांसलर जो मेटरनिक था वो इटली को कई खंडों में तोड़ दिया था जब ये कांग्रेस संधि जब हो सॉरी वियना कांग्रेस जब बनी थी, उसकी स्थापना हुई थी 1815 में। तो उसी कांग्रेस संधि के द्वारा, वियना संधि के द्वारा जो है इसको जो है कई खंडों में तोड़ दिया जाता है ऑस्ट्रिया के द्वारा। ऑस्ट्रिया बोले तो वहां का चांसलर मेटरनिक के द्वारा। परंतु इसके भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे खुद उसका अपना एक राजा हुआ करता था, मतलब कि इस इटली में, जैसे काबूर जो है ये निचले वाले हिस्से में यहाँ पे शासन व्यवस्था अपना चलाता था, जिसका नाम था पिडमॉट, ठीक है। वहां का ये राजा हुआ करता था काबूर। अब यहाँ समझने का कोशिश कीजिए। और बीच में था पोप का राज्य और नीचे में था सिसिलियो और नेपल्स का राज्य, ठीक है। ये 2 अलग अलग राज्य हुआ करते थे उस टाइम। तो ये दक्षिणी क्षेत्र था, मध्य में था पोप का, और उत्तरी सबसे उत्तरी इलाके को देखेंगे तो यहाँ पे राजतांत्रिक व्यवस्था थी, क्योंकि वहां खुद का एक अपना राजा हुआ करता था। और एक ऐसा क्षेत्र हमें मिला जहाँ पे ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। तो हमने इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा कि उत्तरी इटली जहाँ राजतंत्र था, ठीक है, ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला भी क्षेत्र था। और इसके बाद पोप के अधीन मध्य इटली हुआ करता था और दक्षिणी इटली में नेपल्स और सिसिली वाला राज्य हुआ करता था। तो ये आप देख रहे हैं भौगोलिक राजनीतिक रूप से ये जो है बटा हुआ था हमारा इटली। अब यहाँ समझते हैं, देखिए नेपोलियन ने क्या काम करा था यहाँ पे, तो यहाँ राष्ट्रवादी भावना को जगाने का प्रयास किया था। इसलिए इटली में नेपोलियन को इटली के राष्ट्रवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसी के बाद, मतलब कि नेपोलियन के आने के बाद ही यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना एकदम से लोगों के अंदर जो है जागृत हो जाती है और लोग अपने राष्ट्र के प्रति सजग हो जाते हैं, जग जाते हैं। परंतु ये बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। मतलब कि हमारा जो ये नायक था जिसका नाम था नेपोलियन इतना भी बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन हाँ एक चिंगारी तो लगा दिया था लोगों के अंदर सीने में। अब होता क्या है कि मेजनी, कुछ और भी राष्ट्रवादी व्यक्ति आते हैं जैसे कि मेजनी। अच्छा, मेजनी को राष्ट्र वहां का इटली का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत ही योगदान था। इसके बाद आता है काबूर, इसको राजनीतिक बहुत अच्छे से आता था काबूर को, ठीक है। एक था गैरीबाल्डी, जब आगे आपको दिखाएंगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गैरीबाल्डी के बारे में बताएंगे। गैरीबाल्डी जो है शक्ति के बल पे चाहता था कि हम इटली का एकीकरण करें, ठीक है। इसलिए इसको वहां का तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को। और काबूर को राजनीतिज्ञ, क्योंकि ये राजनीतिज्ञ के साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी थे, बहुत अच्छा इनको राजनीति आती थी। पैगंबर और मसीहा मेजनी को कहा जाता था। इन सभी के प्रयासों से इटली जो है 1870 में एकीकृत हो पाता है, यानी कि इटली का एकीकरण 1870 में ही संभव हो पाया। अब लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो देखिए अब इस घटना को समझने के लिए हमने इटली के एकीकरण को 3 हिस्से में बांटा, या 3 चरणों में हम इसमें देखेंगे। तो आज हम लोग अभी इस वीडियो में, मतलब कि अभी जो आपको बताने जा रहे हैं वो प्रथम चरण है। अब प्रथम चरण में घटनाएं किस तरीके से आगे बढ़ती है एक सिलसिलेवार देखते हैं। इसकी शुरुआत, मतलब इटली का एकीकरण करने का शुरुआत 1854 से स्टार्ट होता है और 1854 में क्रीमिया का एक युद्ध होता है। और ये युद्ध मतलब एक तरफ इंग्लैंड, तुर्की और फ्रांस होता है और दूसरी ओर रूस होता है, ठीक है। तो अब चूंकि ये मित्र राष्ट्र थे, सब आपस में मिलकर लड़ रहे थे, तो इटली का जो उस टाइम यहाँ पिडमॉट का जो राजा काबूर था, उसको लगा कि हम इस मित्र राष्ट्र का साथ देंगे तो फ्रांस हमें आएगा और इस इटली के एकीकरण में हमारी सहायता करेगा। तो यही कारण होता है कि काबूर, जब ये युद्ध चल रहा होता है तो काबूर जो है अपनी सेना को भेजता है फ्रांस में
और वहां पे सेना जाती है फ्रांस के साथ मिल करके युद्ध करती है तुर्की को, सॉरी रूस के साथ, और रूस को बहुत ही बुरी तरह से पराजित कर दिया जाता है। अब इसके बाद समझते हैं, युद्ध के बाद जब ये युद्ध हो जाता है, हमारा रूस हार जाता है, युद्ध के बाद एक शांति सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में काबूर को भी बुलाया जाता है और वहां काबूर यही तो चाह रहा था कि हम अपनी बात को उठाएं कि हमें इटली का एकीकरण करना है। तो जब शांति सम्मेलन चल रहा होता है तो काबूर को बुलाया जाता है और काबूर जो है अपनी बात को रखता है कि हमें इटली का एकीकरण करना है। और साथ ही साथ ये ऑस्ट्रिया ने जो अपनी कानून को जो लागू किया वो गैर कानूनी है, उसके प्रभाव से हमें मुक्ति चाहिए, इस बात को ये रखता है यहाँ पे। अब 1858 में क्या होता है, और इस बात को रखने के बाद फ्रांस को अपनी ओर कोटने का प्रयास करता है कौन, काबूर। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये इसकी ओर आ ही जाता है फ्रांस, और एक समझौता करता है जिसका नाम था प्लेबियर्स की समझौता। और इस समझौते के तहत वो राजी करवा लेता है फ्रांस को कि हम तुम्हारा साथ देंगे और ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे। ये कब की बात है, तो ये 1858 की बात है। तो ऑस्ट्रिया के साथ जो है फ्रांस जाकर के युद्ध करता है और ऑस्ट्रिया को पराजित करता है। और यहाँ का जो राजा काबूर होता है अब सार्डिनिया और लोम्बार्डी दो क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेता है, परंतु वेनेशिया इसको नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार, ये तो समझ गए आप। 59 में 1859 में क्या होता है कि इस घटना को देख रहा था ये यहाँ के जो जनता थी, जो पोप का जो राज्य था, पोप का जिस पे अधिपत्य था, वहां की पब्लिक देख रही थी। वो क्या देखती है कि यहाँ का राजा जो है अपने क्षेत्र को इसके प्रभाव से मुक्त करा लिया, तो क्या हम भी अपने क्षेत्र को पोप के प्रभाव से मुक्त नहीं करा सकते हैं। अब यही घटना से प्रभावित होकर यहाँ की जनता क्या करती है, विद्रोह कर देती है। ठीक है, और विद्रोह करने के बाद वहां एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है विक्टर इमैनुअल, उसको अपना राजा घोषित कर देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा हो जाता है। अब इसके बाद जब हम देखेंगे तो इसका द्वितीय चरण देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए तो अब हम इटली के दूसरे चरण को समझते हैं, इटली के एकीकरण के दूसरे चरण को। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इटली, हमने बताया कि यहाँ पे ऊपरी जो क्षेत्र था इसमें जो है ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हुआ करता था और मध्य में पोप का जो राज्य था, मतलब रोम था, मध्य में जो राज्य था वो रोम था, और यहाँ पे इसका पोपो का अधिकार हुआ करता था। और नीचे के जो दक्षिणी क्षेत्र में आप जब आते हैं इटली के, तो इधर साइड में नेपल्स और इधर साइड में सिसिली, दो अलग अलग राज्य हुआ करते थे। अब यहाँ पे समझना है कि 1859 की जो घटना होती है, और उस टाइम जो है यहाँ पे विक्टर इमैनुअल को यहाँ का जो है राजा घोषित कर दिया जाता है, ये मध्य इटली का। अब इसी घटना से उत्प्रेरित होकर जो गैरीबाल्डी, देखिए यहाँ पे था आपका काबूर था, और बीच में अभी विक्टर इमैनुअल आ गया। ठीक है, और नीचे वाले क्षेत्र में जो हमारा क्रांतिकारी व्यक्ति है वो है आपका गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी जो है 1859 की घटना से प्रभावित होकर के, उत्प्रेरित होकर के इसने जो है आक्रामक नीति को अपना लेता है। ठीक है, और चूंकि ये जानते हैं कि इसको जो है तलवार कहा जाता था गैरीबाल्डी को वहां का। ठीक है, क्योंकि ये शक्ति के बल पे जो है इटली का एकीकरण करना चाहता था। इसने युवकों का एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया लाल, इसने खुद ही नाम रखा था उस संगठन का, लाल कुर्ती नामक। ये युवाओं का एक संगठन था जिसका संगठन का निर्माण गैरीबाल्डी के द्वारा हुआ था। अब समझते हैं आगे, सिसिली से अब इसकी जो मंशा होती है, गैरीबाल्डी की जो मंशा होती है, क्योंकि ये अपनी एक तरह का सेना तैयार कर लिया ना, लड़कों की, युवकों की सेना, जिसको लाल कुर्ती नाम दिया था। अब इस सेना के जरिए जो उसने सोचा कि हम जो है अब इस नेपाल से होते हुए जाएंगे और पोप के राज्य पे आक्रमण करेंगे। देखिए यहाँ पे इसने जो अपनी योजना बनाई, सिसिली से आगे बढ़कर पोप पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, परंतु काबूर जो कि यहाँ पे था, पिडमोंट का राजा हुआ करता था, काबूर जो है गैरीबाल्डी को रोक देता है, कहता है कि नहीं अभी आप तुम यहाँ पे हमला नहीं करो। क्यों, ऐसा क्यों था, क्योंकि अगर ये हमला करता तो यहाँ पे फ्रांस जो है इसके साथ आया था, बोले थे ना कि ये फ्रांस को अपनी ओर मिला के रखा था, तो फ्रांस यहाँ पे इसका रुष्ट हो जाता। ठीक है, और युद्ध का खतरा बढ़ सकता था फ्रांस से, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांस का थोड़ा सा यहाँ पे आधिपत्य हुआ करता था, इसलिए इसको रोक देता है कि तुम अभी वहां हमला नहीं करोगे। और उसके बाद देखिए क्या होता है, काबूर ने सार्डिनिया की सेना की एक टुकड़ी भेजता है। अब काबूर जो कि यहाँ पे था पिडमोंट में, अब यहाँ से हालांकि पिडमोंट, सार्डिनिया और लोम्बार्डी अब तीनों जो है काबूर के कंट्रोल में था, जो कि आपको चरण 1 में हमने समझाया था। वेनेशिया अभी ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, तो ये तीनों पे तो इसका राज चल ही रहा था काबूर का। तो काबूर जो है एक सेना का टुकड़ी भेजता है यहाँ पे सिसिली, नेपल्स में भेजता है। ठीक है, क्योंकि सिसिली में तो यहाँ खुद हमारा गैरीबाल्डी होता है, तो नेपल्स में जब यहाँ सेना आती है
तो ये इसी की मदद के लिए भेजा था। सिसिली में गैरिबाल्डी की मदद के लिए भेजता है। देखिए, कावूर ने सार्डिनिया की सेना की एक टुकड़ी नेपल्स में भेजकर गैरिबाल्डी की सहायता की एवं नेपल्स और सिसिली को सार्डिनिया एवं पिडमोड के साथ मिला लिया जाता है। ठीक है, सिसिली और नेपल्स को सार्डिनिया और पिडमोड के साथ मिला लिया जाता है। ये भी एक जनमत संग्रह से ही होता है, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके बहुत ज्यादा होता है। लड़ाई कहाँ किससे करना है, क्योंकि यहाँ का जो क्रांतिकारी था वो इसका बात मान ही रहा है, इसके साथ है ही। ठीक है, बस यहाँ पे जो सेना आती है इसलिए आती है कि ताकि वहां कोई हुड़दंग ना हो और शांतिपूर्वक मतलब जनमत संग्रह कराया जा सके। अब इसके वजह से अब देखिए होता क्या है कि नेपल्स और सिसिली सार्डिनिया और पिडमोट के साथ आ जाता है। अब केवल वेनेसिया और ऑस्ट्रिया, अब दो को बच गया आपका, एक हो गया वेनेसिया, एक हो जाता है आपका ये रोम। ठीक है, ये रोम था, ये वेनेसिया और ये रोम। तो वेनेसिया जो है किसके अधीन था, ये था ऑस्ट्रिया के अधीन। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। और ये रोम जो है किसके अधीन रहता है, तो ये पोपो, ये तो है यहाँ पे है ही, ये पोप का राज्य यहाँ पे चल ही रहा था। ठीक है, तो रोम पोप के कंट्रोल में था। तो यही बात हमने लिखा, अब केवल वेनेसिया ऑस्ट्रिया के अधीन था और रोम पोप के अधीन यानी पोपो के अधीन था। और इस तरह से इटली के एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हो जाता है। तो देखिए, पहले चरण में क्या क्या हुआ था, सार्डिनिया, पिडमोड और लोम्बार्डी एक साथ आए थे। ठीक है, जो कि कावूर ने कराया था। ठीक है, दूसरे चरण में क्या हुआ, सिसिली और नेपल्स ये दोनों एक साथ हो गए और यहाँ पे जाकर मिल जाते हैं सार्डिनिया और पिडमोड में। और एक और चीज, सार्डिनिया और पिडमोड का नाम बदलकर, ये जो सार्डिनिया और पिडमोड था इसका नाम चेंज कर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सार्डिनिया और पिडमोड। ठीक है, मतलब यहीं पे आप समझ लीजिए, सार्डिनिया और पिडमोड इन दोनों का जो है नाम चेंज करके, इन दोनों का नाम चेंज करके इटली रख दिया जाता है। ठीक है, ये दूसरे चरण में ही हो जाता है। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। यहाँ पे अब देखिए, सार्डिनिया, पिडमोड, लोम्बार्डी और आपका नेपल्स और सिसिली ये सब एक साथ हो गया। बच गया आपका वेनेसिया, अभी भी वेनेसिया पे ऑस्ट्रिया का आधिपत्य है, और रोम जिसपे पोप का आधिपत्य है। तो ये अब देखेंगे हम लोग तीसरे चरण में। दूसरा चरण समझ में आ गया होगा आपको। अब इटली के एकीकरण के इसके अंतिम चरण को समझ लेते हैं। देखिए, अब होता क्या है कि अंतिम चरण में 1861 में कावूर की मृत्यु हो चुकी होती है, जो कि यहाँ पे कावूर ने ही पिडमोट, सार्डिनिया और लोम्बार्डी को एक साथ किया था, और साथ ही साथ यहाँ पे जो गैरिबाल्डी था उसको मदद किया था, और फिर सिसिली और नेपल्स को भी एक साथ ले आया था। यानी कि कावूर और गैरिबाल्डी, अब तक इनकी क्या मतलब स्थिति थी अब तक। देखिए, कावूर की मृत्यु हो चुकी थी और गैरिबाल्डी जो है राजनीति छोड़ चुका था। मतलब कि दो हमारे जो क्रांतिकारी थे वो अब खत्म थे एक तरीके से। ले दे के बचा जो बीच में अभी जिसको राजा घोषित किया गया था, हमने देखा था वो राजा कौन था, विक्टर इमैनुअल, जो कि यहाँ पे था पोप राज्यों में, मतलब कि जहाँ पे फ्रांस के आधिपत्य था। तो अब इस पोप राज्यों में, मतलब कि रोम में, देखिए होता क्या है कि जब इन सब की मृत्यु हो जाती है, मतलब इन सब की किसकी, कावूर और गैरिबाल्डी की। अब देखिए 1866 की घटना क्या होता है। अच्छा, जब ये सब चले, मतलब ये दोनों हट गए, मतलब कावूर और गैरिबाल्डी, तो अब जो है एकीकरण का नेतृत्व कौन संभालता है, तो आपका विक्टर इमैनुअल होता है। अब सुनिए, 1866 की घटना क्या होता है कि ऑस्ट्रिया, देखिए जिसका आधिपत्य कहाँ था, वेनेशिया में, तो ऑस्ट्रिया के साथ जो है 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा जो है युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है। यानी कि प्रसा कहाँ था, जर्मनी का एक राज्य। ठीक है, ऑस्ट्रिया प्रसा के युद्ध में का युद्ध होता है और ऑस्ट्रिया पराजित होता है, और वेनेशिया जो है इटली से मिल जाता है, या इटली को मिल जाता है। ठीक है, जब ऑस्ट्रिया का और प्रसा का युद्ध चलता है, ठीक है, तब वहां पे मतलब ऑस्ट्रिया आपका हार जाता है। ठीक है, और ये जो वेनेशिया होता है ये किसको मिल जाता है, इटली को मिल जाता है। प्रसा कौन था, तो ये जर्मनी का एक राज्य था। तो यहाँ पे युद्ध जब चलता है तो वो हार जाता है और यहाँ से अपना सेना हटा लेता है, क्योंकि अब इसको लड़ना था तो अपना सेना तो हटाएगा ही। तो जाहिर है जब सेना हटेगा तो यहाँ पे अब जो शक्तियां थी वो कमजोर पड़ जाती है, और फिर विक्टर इमैनुअल जो है इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब आगे बढ़ते देखिए, फिर ऐसे ही कुछ घटना हो जाता है 1870 में, प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध होने लगता है। यहाँ फ्रांस का ही आधिपत्य हुआ करता था पोप राज्य पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करती है फ्रांस क्या करता है युद्ध में, देखिए युद्ध के कारण जो है फ्रांस रोम से अपनी सेना हटा लेता है। जो घटना यहाँ, मतलब वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि यहाँ से अपना सेना हटा लेता है, और उसके बाद इसी का लाभ उठाता है इमैनुअल। इसी का लाभ उठाकर इमैनुअल जो है रोम पर अपना आक्रमण करता है, और आक्रमण करके वहां पे अधिकार कर लेता है। तो इस तरीके से देखा आपने कि वेनेशिया भी मिला। वेनेशिया कैसे मिला था, किस युद्ध में,
ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में मिल गया था। और यहाँ पे रोम कैसे मिला इसको, विक्टर इमैनुअल को, तो यहाँ पे आपने देखा कि फ्रांस, हाँ फ्रांस के साथ युद्ध हो रहा था ना, प्रसा और फ्रांस के साथ। तो एक था ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, ठीक है, इस युद्ध में उसको वेनेशिया मिल जाता है, और प्रसा और फ्रांस के युद्ध में इसको रोम मिल जाता है। तो लगभग लगभग सारे राज्य तो अब एक साथ आ ही गए हैं, आप समझ चुके हैं, है ना। नेपल्स एक, देखिए इस तरीके से जो है इसका अंतिम चरण तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए नेपल्स और सिसिली जो है ये गैरीबाल्डी जो है संभालता है, और यहाँ पे शुरुआत में था काबूर, काबूर जो है पिडमोट का राजा था, फिर यही जो है काबूर सार्डिनिया और लोम्बार्डी को अपने एक साथ लेके आता है, लेकिन फिर भी एक राज्य वो नहीं ले पाया। अब इसके बाद आ जाता है बीच में विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल जो है, अब चूंकि ये दोनों हट गए थे, काबूर भी इधर से हट गया था और गैरीबाल्डी भी हट गया था, तो बच गया विक्टर इमैनुअल। अब विक्टर इमैनुअल को दो ही राज्य लेके आना था, एक तो ये था वेनेशिया और दूसरा रोम, ठीक है। तो रोम वेनेशिया, जब ये ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध होता है तो वहां से वेनेशिया लेके आ जाता है, और जब फ्रांस का और प्रसा में युद्ध होता है तब यहाँ से इसको रोम में मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरा इटली का एकीकरण हो जाता है। तो ये आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि पूरा इटली का एकीकरण किस प्रकार से। अभी तक आपको इटली का एकीकरण समझा दिया है, और चूंकि यूरोप की दो घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण थी, एक इटली का एकीकरण और दूसरा है जर्मनी का एकीकरण, तो अब इसको भी हम समझ लेते हैं कि जर्मनी के एकीकरण को किस प्रकार से किया जाता है, और इसमें कौन है वो व्यक्ति जो इसके एकीकरण को मतलब संभव कर पाता है। आइए जरा समझते हैं इसको भी। देखिए पहली बात कि थोड़ा सा जर्मन को समझ लेते हैं और वहां की भौगोलिक स्थिति और क्या था वो जरा उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए एक राष्ट्र के रूप में ये कभी नहीं था, जो जर्मनी था वो कभी भी एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, बल्कि वहां पे जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, इसलिए जर्मन भाषी राज्यों का एक समूह हुआ करता था जर्मनी हमारा। इसके आगे आप देखेंगे तो ये 300 राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों में टूटा हुआ था। ये बहुत छोटे छोटे मतलब ये प्रशासनिक इकाइयों और मतलब राजनीतिक इकाइयों में टूटा हुआ था। कहते हैं कि मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो ये 3 भागों में विभाजित था, जिसमें एक उत्तरी जर्मनी था, एक मध्य जर्मनी था, एक आपका दक्षिणी जर्मनी था। मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 भागों में था, ठीक है। वैसे तो ये प्रशासनिक और राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो 300 राज्यों में था, लेकिन देखिए अगर उत्तर में बात किया जाए, जो ये उत्तर मध्य और दक्षिणी जो हम तोड़ रहे हैं, इसके पीछे का मकसद टारगेट यही है तोड़ने के पीछे का, क्योंकि उत्तर में जो सबसे मतलब पावरफुल जो स्टेट था वो आ जाएगा आपका प्रसा और सैक्सनी, इसका थोड़ा ज्यादा दबदबा हुआ करता था। मध्य में राइनलैंड हुआ करता था, ठीक है, और दक्षिण में आपका बवेरिया था, ठीक है। इन राज्यों का थोड़ा सा ज्यादा मतलब पकड़ था, इन सभी के पास शक्तियां कुछ थोड़ी सी ज्यादा थी, इस वजह से मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 3 हिस्से में बटे हुए थे, और इन्हीं तीनों की मतलब वहां चलती थी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर में आप समझ गए कि यहाँ उत्तरी भाग में या उत्तरी जर्मनी में प्रसा और सैक्सनी था, ठीक है, ये 2 राज्य हुआ करते थे जिनका ज्यादा दबदबा था, और मध्य में राइनलैंड था, और दक्षिण में आपका बवेरिया था। इन राज्यों में देखिए, इन राज्यों में भले ये प्रमुख थे, लेकिन इन राज्यों में कोई सामाजिक, राजनीतिक अथवा कोई धार्मिक एकता नहीं थी, है ना। ना तो इनका कोई सामाजिक मेल मिलाप था, ना ही कोई राजनीतिक, ना कोई धार्मिक एकता थी। अब आगे समझते हैं। देखिए अलग होते हुए भी एक चीज ये यहाँ पे कॉमन था, वो क्या था, वो क्या समान था, तो देखिए 1806 में एक पवित्र रोमन साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। उसी रोमन साम्राज्य के प्रति ये अपना श्रद्धा रखते थे, अपना श्रद्धा भाव रखते थे, अपना सम्मान भाव रखते थे ये पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रति, ठीक है। ये जो तीनों आप देख रहे हैं, उत्तरी हिस्सा, मध्य हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, ये तीनों जो है अपना पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रति अपना श्रद्धा रखते थे। अब होता क्या है कि 1806 की घटना ही एक ऐसा होता है, आपको मैंने बताया था जब ये शुरुआत में ही हम लोग पढ़ रहे थे, तो नेपोलियन जो है आता है जर्मनी में और लगभग 39 राज्यों को मिला करके, और ये कब की घटना, 1806 की घटना है। 1804 में वो खुद सम्राट बनता है और अपनी नेपोलियनवाद जो बोलते हैं ना, नेपोलियन संहिता, वो चारों तरफ फैलाता है, और उसी क्रम में ये 1806 में जर्मनी पहुंचता है और 39 राज्यों को मिला करके जर्मन क्या बोलते हैं, जर्मन महासंघ बनाया था, या राइन संघ के नाम से उसको जाना जाता है। तो जर्मन महासंघ बनाया और वहां पे कई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार करता है वो, ठीक है। और लोगों के अंदर फिर बाद में धीरे धीरे उससे क्या होता है, प्रभावित होते हैं, मतलब नेपोलियन से वहां के लोग प्रभावित होते हैं और उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना का विकास होने लगता है। लेकिन इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग कि जैसे नेपोलियन खत्म हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, वियना कांग्रेस को, ठीक है, स्थापित किया था, जिसका नाम था मेटरनिक, आपको याद होगा।
वियना कांग्रेस को स्थापित करने वाला था मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। तो अब उस वियना कांग्रेस में इसकी क्या अहमियत थी जर्मनी की, तो इसको बिल्कुल भी नहीं लगाते थे सब। मतलब एक शक्तिहीन राज्य के रूप में वहां पे व्यवस्थित किया गया था किसको, जर्मनी को। आप इसको यहाँ समझ सकते हैं कि वियना कांग्रेस में जर्मनी को मेटरनिक ने एक शक्तिहीन राज्य के रूप में रखा था। इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं थी इसके पास, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, अब यहाँ का जो हीरो होगा, यहाँ का भी नायक तो आएगा ना। तो 1815 में एक जगह होता है ब्रैंडेनबर्ग, ठीक है। 1815 में ब्रैंडेनबर्ग में एक व्यक्ति, एक राष्ट्रवादी का जन्म होता है। वो राष्ट्रवादी के साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी होता है वो व्यक्ति, ठीक है। तो इस राष्ट्रवादी कूटनीतिज्ञ और किस प्रकार की नीतियां रखता था, रक्त एवं लौह की नीति, मतलब हमेशा दम खम रखने वाला व्यक्ति, हमेशा माने ये उग्र विचार का व्यक्ति था, ठीक है। आपका कौन ये व्यक्ति है बाबू, तो ये है बिस्मार्क, ये बिस्मार्क था आपका, ठीक है। तो ये 1815 में ब्रेंडेनबर्ग में जन्मा राष्ट्रवादी कूटनीतिज्ञ और रक्त एवं लौह की नीति रखने वाला इस बिस्मार्क का जन्म होता है। और इसी ने जर्मनी के एकीकरण को संभव किया और इसके लिए इसने कई युद्ध किए, ठीक है। क्योंकि इसका काम देखिए, इसकी नीतियां ही थी रक्त एवं लौह, ठीक है, एकदम लोहा लोह खून बहाओ बस, और जैसे भी हो हमको जर्मनी का एकीकरण करना है। तो इसके लिए इसने प्रमुख रूप से 3 युद्ध लड़े थे। उन युद्धों को अभी हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो यहाँ पे समझते हैं एक एक करके चीजों को। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसके लिए उसने 3 तरह की लड़ाइयां लड़ी थी, 3 प्रकार के युद्ध लड़े थे। तो चलिए इसको हम एक एक करके बारी बारी समझते हैं। देखिए, एकीकरण में बिस्मार्क का जो योगदान था, पहले आप समझ लीजिए 1862 में वह वहां का प्रधानमंत्री मतलब कि चांसलर बनता है वो जर्मनी का, ठीक है। और प्रसा का नेतृत्व करता है, ठीक है। और इसी के नेतृत्व में वो चाहता था कि जो है ये पूरे जर्मनी का एकीकरण हो, ऐसा मंशा किसका था, बिस्मार्क का। अब आगे समझते हैं। इसने प्रसा को, इसके लिए अब वो काम क्या करता है कि जहां पे वो प्रधानमंत्री था प्रसा में, प्रसा को शक्तिशाली बनाता है सैनिक रूप से और आर्थिक रूप से भी बिल्कुल मजबूत बनाता है, और तब जाकर के वो लड़ाई में उतरता है, ठीक है। लेकिन देखिए, ये 3 लड़ाइयां लड़ता है, इसमें से सबसे पहली लड़ाई थी वो डेनमार्क का युद्ध, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, डेनमार्क जो है इसी का राज्य था, ठीक है, जर्मनी का है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे समझिए, यह जर्मन भाषी क्षेत्र, एक का नाम था सेल्विंग्स और दूसरे का नाम था हॉलस्टीन, ठीक है। उस पे ये अपना अधिकार करना चाहता था, ये जिसका नाम था डेनमार्क। डेनमार्क हालांकि उसी का राज्य हुआ करता था। फिर देखिए होता क्या है, हॉलस्टीन पे अधिकार और सेल्विंग्स पे अधिकार चाहता था डेनमार्क। और 1864 में बिस्मार्क जो है कूटनीति का सहारा लेता है और इसने क्या किया कि पहले ऑस्ट्रिया को अपने साथ में मिला लेता है, ठीक है। और तब जाकर डेनमार्क पे हमला करते हैं और इसको पराजित कर देता है। और उसके बाद देखिए क्या होता है कि सेल्विंग्स पे बिस्मार्क का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि बिस्मार्क चाहता था, ये 2 राज्य उसके फंसे हुए थे, तो सेल्विंग्स पे अधिकार मिल जाता है बिस्मार्क का। लेकिन अभी जो आया था साथ देने ऑस्ट्रिया, वो यूं ही फ्री में तो साथ दिया नहीं। तो उसने क्या किया कि हॉलस्टीन उससे ले लिया और हॉलस्टीन पे ऑस्ट्रिया अधिकार कर लेता है। तो अभी भी उसका एक ही राज्य उसको मिला, ठीक है। अभी एक राज्य उसका फंसा हुआ है ऑस्ट्रिया के पास। अब होगा क्या, प्रसा ऑस्ट्रिया में युद्ध होगा। तो दूसरा युद्ध यही लड़ा गया, प्रसा बोले तो आपका जर्मन का जो राज्य हुआ करता था प्रसा और ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब देखिए, मतलब प्रसा बोले तो बिस्मार्क ही है, यहाँ पे समझिए बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा है। ऑस्ट्रिया में जो चांसलर था वहां का मेटरनिक, और यहाँ का चांसलर मतलब यहाँ का प्रधानमंत्री है आपका बिस्मार्क। अब देखिए, बिस्मार्क ने युद्ध से पूर्व, अब यहाँ पे भी वो एक कूटनीति का सहारा लेता है। युद्ध से पूर्व क्या करता है कि फ्रांस, रूस और इंग्लैंड को अपने साथ मिला लेता है, ठीक है। और तब जाके यहाँ पे भी वो युद्ध करता है। तो देखिए 1866 में सेडेवा नामक एक जगह होता है, वहां पे ये युद्ध लड़ता है और उसमें ऑस्ट्रिया को बहुत बुरी तरह से पराजित करता है। और हल्स जो इसका हॉलस्टीन ये ले गया था ऑस्ट्रिया यहाँ पे, उसको ये वापस ले लेता है और उस पर अपना अधिकार कर लेता है। बात 1866 की आती है। देखिए 1866 में प्राग की संधि द्वारा जर्मन महासंघ को भंग कर दिया जाता है। और जर्मन महासंघ जो नेपोलियन ने बनाया था, ठीक है, 39 राज्यों को मिला करके, तो 1866 में प्राग की संधि द्वारा उसको भंग कर दिया जाता है और 22 राज्यों को मिलाकर उत्तरी जर्मन महासंघ बनता है। और जिसका नेतृत्व कौन करता है, प्रसा ही करता है, मतलब बिस्मार्क ही करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ राज्य अब इसके मिल चुके थे, कुछ राज्य अभी भी बाकी थे। तो देखिए फ्रांस के साथ भी, अब चूंकि फ्रांस
भी अपने कुछ कुछ राज्यों पे फ्रांस भी अपना आधिपत्य रखे हुए था। तब फ्रांस के साथ अब युद्ध लड़ता है। देखिए ये युद्ध हालांकि दो कारणों से था, यहाँ पे दोनों कारण मैंने लिखा। देखिए दो कारणों से लड़ा गया। पहला कि फ्रांस जो है जर्मनी के 4 दक्षिणी राज्यों को मिलने से इसके साथ, मतलब बिस्मार्क या यूं कहिए प्रसा के साथ मिलने से रोक रहा था। दक्षिण के 4 राज्यों को, ठीक है, नीचे के 4 राज्यों को जिसपे अपना अधिकार किए हुए थे कौन, फ्रांस, वो नहीं चाहता था कि प्रसा के साथ मिले, मतलब बिस्मार्क के साथ मिल जाए। इन 4 राज्यों को छोड़ना ही नहीं चाहता था। तो पहला कारण तो यही था, क्योंकि वो 4 राज्य इसके नजदीक के थे और ये देना नहीं चाहता था। और दूसरा कारण समझिए, कहता है कि स्पेन की जो राजगद्दी थी, उस स्पेन की गद्दी पर प्रसा का, मतलब उसके ही राष्ट्र का, ठीक है, राजकुमार का दावेदारी होता था या दावेदारी था। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि यहाँ का मतलब व्यक्ति वहां जाकर के सम्राट बन जाए, राजा बन जाए, ठीक है। तो ये 2 कारण थे, यही 2 कारणों से वो युद्ध करता है। और 1870 की बात है, सीडान के युद्ध में, फिर से एक जगह होता है सीडान, उस युद्ध में फ्रांस को बहुत बुरी तरह से एकदम पराजित करता है प्रसा या यूं कहिए बिस्मार्क। और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होता है और उस संधि द्वारा दक्षिणी राज्यों को मिला लिया जाता है, किसके साथ, प्रसा के साथ। और 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम को वहां का सम्राट मतलब घोषित कर दिया जाता है, वहां के शीश महल में, वर्साई के शीश महल में, ठीक है। इसको जो है सम्राट बना दिया जाता है और खुद बिस्मार्क वहां मंत्री के पद पे रहता है। तो इस तरीके से इसने 3 युद्ध लड़े थे और तब जाकर के ये जर्मनी को जो है एकीकृत कर पाया था और इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और यहाँ आपका ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया आपका। तो अगर मजा आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।